1977 का समय भारत की राजनीति में भूचाल लेकर आया था। देश अभी अभी लंबे आपातकाल की गिरफ्त से बाहर निकल रहा था। लोगों के भीतर गुस्सा जमा था, बेचैनी थी और बदलाव की चाहत भी। इसी माहौल में इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला लिया और साथ ही जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे ही वह बाहर आए, पूरे देश में एक अलग ही लहर दौड़ गई। शहरों से लेकर गांवों तक लोग उनकी सभाओं में उमड़ने लगे। घंटों इंतजार करके लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने पहुंचते। ऐसा लग रहा था मानो देश किसी नए राजनीतिक दौर की दहलीज पर खड़ा हो। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण की एक बड़ी रैली कोलकाता में रखी गई। पूरा शहर मानो सड़कों पर उतर आया था। हर तरफ भीड़, नारे और अफरा तफरी का माहौल था। तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां मौजूद हर इंसान को चौंका दिया। भीड़ के बीच से एक बेहद साधारण सी दिखने वाली युवा लड़की तेजी से आगे बढ़ी और देखते ही देखते जयप्रकाश नारायण के काफिले के सामने पहुंच गई। सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह सीधे सड़क पर लेट गई। लोग दंग रह गए। कोई चिल्लाया, अरे हटाओ इसे! लेकिन लड़की के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। वह पूरी जिद के साथ वहीं डटी रही। उस 22 साल की लड़की का नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की जिंदगी शुरू से आसान नहीं रही थी। उनके पिता परमलेश्वर बनर्जी कांग्रेस समर्थक थे और इलाके के कांग्रेस नेता अक्सर बैठकों के लिए उनके दफ्तर में जमा हुआ करते थे। वह सरकारी ठेकेदारी का काम संभालते थे, लेकिन अचानक बीमारी ने परिवार की दुनिया बदल दी। गैस्ट्रिक अल्सर से जूझते हुए सिर्फ 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ गई। ऊपर से उनकी मां भी लगातार बीमार रहने लगी। ऐसे में बहुत छोटी उम्र में ही ममता पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उनकी जिंदगी किसी आम छात्रा जैसी नहीं थी। सुबह 3:30 बजे उठना, घर का खाना बनाना, छोटे भाई बहनों को तैयार करना और फिर खुद स्कूल जाना, यही उनकी रोज की जिंदगी थी। कई बार शरीर जवाब देने लगता, आंखों में नींद भरी होती, लेकिन ममता ने हार मानना सीखा ही नहीं था। किसी तरह वह भवानीपुर गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचती और अपनी पढ़ाई जारी रखती। संघर्ष उनके लिए मजबूरी भी था और आदत भी। 1970 में स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज में दाखिला लिया और इतिहास विषय से ग्रेजुएशन शुरू किया। उस समय पश्चिम बंगाल के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में वामपंथी छात्र संगठनों का दबदबा था। कांग्रेस समर्थक छात्र राजनीति लगभग गायब थी। ममता के कॉलेज में तो कांग्रेस की छात्र इकाई का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन ममता ने तय कर लिया था कि वह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगी। उन्होंने अकेले ही कॉलेज में कांग्रेस छात्र संगठन की नींव रख दी। शुरुआत आसान नहीं थी। विरोध हुआ, ताने मिले, बहसें हुईं, लेकिन ममता पीछे हटने वालों में से नहीं थी। धीरे धीरे कॉलेज में लोग उन्हें पहचानने लगे। उनके भाषणों में गुस्सा भी था, आत्मविश्वास भी और एक अजीब सा जुनून भी। छात्र उनके आसपास जमा होने लगे। दूसरे कॉलेजों से भी उन्हें बुलावा आने लगा। छात्र राजनीति में उनका नाम तेजी से फैलने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ घर की मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थी। परिवार चलाने के लिए उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन भी पढ़ाई और एक मिल्क डिपो में काम करके भी पैसे कमाए। उन्हीं पैसों से घर चलता, पढ़ाई पूरी होती और राजनीति का खर्च भी निकलता। उनकी तेज आवाज और आक्रामक अंदाज ने जल्द ही बंगाल कांग्रेस के बड़े नेताओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रंजन दास मुंशी, सुब्रत मुखर्जी और सिद्धार्थ शंकर रॉय जैसे नेताओं से उनका संपर्क बढ़ने लगा। अब ममता सिर्फ एक छात्र नेता नहीं रह गई थी। वह धीरे धीरे कांग्रेस की उभरती हुई राजनीतिक आवाज बनती जा रही थी। उधर देश की राजनीति भी पूरी तरह बदल चुकी थी। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी को भारी हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बन गई। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पूरे देश में इसी बदलाव की चर्चा थी। जब मोरारजी देसाई कोलकाता पहुंचे तो ममता ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा, ममता काले झंडे लेकर सड़क पर उतर आई। वह सीधे उनकी कार तक पहुंच गईं और जोर जोर से नारे लगाने लगी। सुरक्षाकर्मी उन्हें हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह लगातार विरोध करती रही। उस दिन कोलकाता की सड़कों पर एक बात साफ हो गई थी। यह लड़की राजनीति में सिर्फ दिखने के लिए नहीं आई थी। उसके भीतर अलग तरह की आग थी। 1978 से लेकर 1983 तक बंगाल में छात्र आंदोलनों का माहौल लगातार गर्म होता गया। कांग्रेस की छात्र परिषद
सड़कों पर बड़े प्रदर्शन कर रही थी और हर आंदोलन में एक चेहरा सबसे ज्यादा दिखाई देता था, ममता बनर्जी। चाहे धरना हो, मार्च हो या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, वह हमेशा सबसे आगे नजर आती। बंगाल कांग्रेस के भीतर भी अब लोग उन्हें गंभीरता से लेने लगे थे। उनका कद तेजी से बढ़ रहा था। भाषणों में वह खुलकर सीपीएम सरकार को निशाने पर लेती। कई बार गुस्से में कहती, ये जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। फिर देश की राजनीति ने एक और बड़ा मोड़ लिया। 1984 में लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मजबूत वापसी करना चाहती थी, लेकिन जादवपुर सीट उसके लिए सबसे मुश्किल मानी जा रही थी। वहां सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी के कई बड़े नेता इस सीट से चुनाव लड़ने से बच रहे थे, क्योंकि सबको लगता था कि वहां जीतना लगभग असंभव है। इसी बीच सुब्रत मुखर्जी ने एक ऐसा नाम आगे बढ़ाया जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने प्रणब मुखर्जी से कहा, यह लड़की लड़ना जानती है, पीछे हटने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ राजीव गांधी भी चाहते थे कि सोमनाथ चटर्जी के सामने कोई नया और आक्रामक चेहरा उतारा जाए। आखिरकार कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नाम पर मुहर लगा दी। यह फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। यह उनका पहला बड़ा चुनाव था, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वह सिर्फ औपचारिक उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने खुद को पूरी तरह प्रचार में झोंक दिया। दिन रात जनसंपर्क, गलियों में घूमना, लोगों से सीधे बात करना, छोटी बड़ी सभाएं करना, हर जगह सिर्फ ममता ही नजर आने लगी। कई पोस्टर वह खुद अपने हाथों से बनाती थी। उनका प्रचार करने का तरीका बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था। वह सोमनाथ चटर्जी को मामा कहकर संबोधित करती और हंसते हुए लोगों से कहती, मैंने मामा से कहा था, आप तो बहुत बार जीत चुके हो, इस बार मुझे भी मौका दे दो। लेकिन मामा ने तो मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए। यह सुनकर भीड़ ठाके लगाने लगती। लोग हंसते भी थे और उसी के साथ ममता से जुड़ते भी जा रहे थे। उनके भाषणों में बनावटीपन नहीं था। वह सीधे आम लोगों की भाषा में बात करती थी। चुनाव प्रचार के दौरान एक और घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी। नामांकन पत्रों की जांच के वक्त पहली बार ममता और सोमनाथ चटर्जी आमने सामने आए। ममता सम्मान दिखाने के लिए उनके पैर छूने झुकी, लेकिन सोमनाथ चटर्जी थोड़ा असहज हो गए और उन्होंने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। आमतौर पर यह मामूली घटना थी, लेकिन ममता ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। इस घटना से साफ हो गया कि वह राजनीति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझती है। उन्हें मालूम था कि किस बात को जनता के बीच कैसे पहुंचाना है। दूसरी तरफ सीपीएम और खुद सोमनाथ चटर्जी को भरोसा था कि जादवपुर सीट पर उनकी जीत तय है। उन्हें नहीं लगता था कि इतनी युवा उम्मीदवार उन्हें चुनौती दे पाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, माहौल बदलता चला गया। ममता की सभाओं में भीड़ बढ़ने लगी। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता साफ दिखाई देने लगी थी। फिर नतीजों का दिन आया और पूरे बंगाल की राजनीति हिल गई। सिर्फ 29 साल की ममता बनर्जी ने सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को 19,660 वोटों के अंतर से हरा दिया। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए चेहरे के उभरने का ऐलान था। लेकिन संसद पहुंचते ही ममता बनर्जी एक नए विवाद में फंस गईं। मामला उनकी पीएचडी डिग्री को लेकर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से पीएचडी की पढ़ाई की है। उनके पास 1982 का एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मौजूद था। कहा गया कि 500 रुपए जमा करने के बाद उन्हें ओरिजिनल डिग्री भेज दी जाएगी। जैसे ही यह मामला सामने आया, राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई। सवाल उठने लगे और विरोधियों को ममता पर हमला करने का नया मौका मिल गया। सांसद बनने के बाद ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने अचानक दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल मचा दी। सवाल उनकी पीएचडी डिग्री को लेकर उठने लगे। ममता ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। शुरुआत में यह बात सामान्य लगी, लेकिन कुछ ही समय बाद यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया की तरफ से ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरे मामले को विवाद में बदल दिया। बताया गया कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया नाम की कोई यूनिवर्सिटी मौजूद ही नहीं है। बस फिर क्या था, विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया। अखबारों में सुर्खियां बनने लगी।
राजनीतिक बहसें तेज हो गईं। लोग सवाल पूछने लगे, क्या सच में डिग्री फर्जी है? लेकिन बाद में तस्वीर थोड़ी साफ हुई। जांच के दौरान पता चला कि ममता खुद भी धोखाधड़ी का शिकार हुई थी। किसी ने नकली यूनिवर्सिटी के नाम पर उन्हें झांसा दिया था और पैसे लेकर फर्जी डॉक्यूमेंट थमा दिए थे। उस दौर में यह मामला काफी चर्चा में रहा। 1985 में द टेलीग्राफ ने इस पूरे विवाद पर रिपोर्ट भी छापी। विरोधियों ने इस मुद्दे को लंबे समय तक उछाला, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे अपनी राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। वह पहले की तरह ही सड़कों पर सक्रिय रही, भाषण देती रही और लगातार लोगों के बीच जाती रही। फिर आया 1989 का लोकसभा चुनाव। एक बार फिर ममता बनर्जी जादवपुर सीट से मैदान में थी, लेकिन इस बार लड़ाई पहले जैसी आसान नहीं थी। सीपीआईएम ने मलिनी भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया था और चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा हो गया। दोनों तरफ से जोरदार प्रचार चल रहा था। ममता लगातार सभाएं कर रही थी, लोगों से मिल रही थी और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार नतीजे उनके पक्ष में नहीं गए। मलिनी भट्टाचार्य ने उन्हें 30,900 वोटों के अंतर से हरा दिया। यह हार बड़ी जरूर थी, मगर ममता उन नेताओं में से नहीं थी जो एक हार के बाद गायब हो जाए। उन्होंने खुद को फिर से संघर्ष में झोंक दिया। असल में तब तक ममता की पहचान सिर्फ चुनाव लड़ने वाली नेता की नहीं रही थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सड़क पर उतरकर लड़ने की छवि। आंदोलन हो, विरोध प्रदर्शन हो या सरकार के खिलाफ आवाज उठानी हो, ममता हर जगह दिखाई देती थी। यही वजह थी कि सीपीआईएम उन्हें हल्के में नहीं लेती थी। उस समय पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट सरकार को 13 साल पूरे हो चुके थे। ज्योति बसु की अगुवाई में कम्युनिस्ट सरकार ने राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ बना ली थी। कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी और विपक्ष लगभग बिखर चुका था। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो लगातार लड़ रहा था, ममता बनर्जी। अगस्त 1990 में कोलकाता में पुलिस फायरिंग की एक घटना हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। शहर का माहौल तनाव से भर गया। इस घटना के विरोध में 16 अगस्त को बंद बुलाया गया। दक्षिण कोलकाता के हाजरा इलाके में प्रदर्शन की कमान खुद ममता बनर्जी संभाल रही थी। सड़कों पर भारी भीड़ थी, नारे गूंज रहे थे, माहौल बेहद गर्म था। तभी अचानक सब कुछ हिंसा में बदल गया। आरोप लगा कि लेफ्ट फ्रंट से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते लाठियां, डंडे, लोहे की रॉड और चेन हवा में घूमने लगी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच ममता बनर्जी भी हमले का निशाना बन गई। उनके सिर पर जोरदार वार हुआ। कुछ ही सेकंड में उनके सिर से खून बहने लगा। सफेद साड़ी लाल हो चुकी थी। आसपास मौजूद लोग घबरा गए। कोई चिल्ला रहा था, जल्दी करो, अस्पताल ले चलो, तो कोई हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहा था। ममता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में पता चला कि उनकी खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके कई साथी डर गए थे कि शायद अब हालात संभलना मुश्किल होगा। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, दीदी कैसी हैं? लेकिन मौत जैसे उस द्वार से भी ममता बनर्जी बाहर निकल आई। हालांकि चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें करीब 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इसी दौरान एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटी उनकी तस्वीर पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गई। सिर पर पट्टियां, खून से भीगी साड़ी और दर्द से भरा चेहरा। यह तस्वीर लोगों के दिलों में उतर गई। अब ममता को सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं माना जा रहा था। लोग उन्हें ऐसी महिला के रूप में देखने लगे थे जो सड़क पर लड़ती है, मार खाती है, लेकिन पीछे नहीं हटती। इस पूरे इलाज का खर्च खुद राजीव गांधी ने उठाया। वह पहले से ही ममता के आक्रामक तेवर और संघर्षशील स्वभाव से प्रभावित थे। यही वजह थी कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी के बावजूद उन्होंने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस के पुराने नेताओं को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन राजीव गांधी को लगता था कि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का मुकाबला अगर कोई खुलकर कर सकता है तो वह ममता ही है। फिर राजनीति ने अचानक एक और बड़ा झटका दिया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। यह खबर पूरे देश के लिए सदमे जैसी थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी सब कुछ बदल गया। उसी दौर में लोकसभा चुनाव हो रहे थे
और इस बार ममता बनर्जी को जादवपुर की जगह दक्षिण कोलकाता सीट से उम्मीदवार बनाया गया। सामने सीपीआईएम के नेता बिप्लब दास गुप्ता थे। चुनाव प्रचार के दौरान ममता लगातार लोगों के बीच रहीं। उनके भाषणों में दर्द भी था, गुस्सा भी और संघर्ष की कहानी भी। जनता के बीच उनकी पहचान अब काफी मजबूत हो चुकी थी। जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने 93,663 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि यह साफ संकेत था कि बंगाल की राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ रहा है। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें अपनी सरकार में शामिल किया। ममता बनर्जी को मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साथ महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन सत्ता में आने के बाद भी उनका अंदाज नहीं बदला। संसद के अंदर हो या बाहर, वह उसी आक्रामक तरीके से बोलती रहीं। कई बार वह खुलकर कहती, हम जनता के वोट से यहां पहुंचे हैं, लोगों की आवाज उठाना ही हमारा काम है। लेकिन जैसे जैसे उनका कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे कांग्रेस के भीतर उनके विरोधी भी मजबूत होते जा रहे थे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी टकराव की खबरें खुलकर सामने आने लगी। इसका बड़ा उदाहरण 1992 में देखने को मिला, जब बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान शुरू हुई। कोलकाता के हिंदुस्तान कॉपर गेस्ट हाउस में एक अहम बैठक बुलाई गई। वहीं ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पूरे राजनीतिक गलियारों में उसी चर्चा होने लगी। इस टकराव के बाद ममता ने खुद कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब मुकाबला दिलचस्प हो चुका था। एक तरफ पार्टी के बड़े बड़े नेता थे और दूसरी तरफ अकेली ममता। संगठन का बड़ा हिस्सा सोमन मित्रा के साथ था, जिन्हें प्रणब मुखर्जी का समर्थन हासिल था। लेकिन ममता पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और आखिर तक कड़ा मुकाबला दिया। हालांकि वह चुनाव हार गईं, मगर हार का अंतर बहुत कम था। इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी, ममता अब कांग्रेस के भीतर सिर्फ युवा चेहरा नहीं थी, बल्कि एक गंभीर चुनौती बन चुकी थी। इसी दौर में प्रणब मुखर्जी और ममता के रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी। धीरे धीरे ममता का अपनी ही पार्टी से मोह भंग भी होने लगा। उन्हें लगने लगा था कि दिल्ली में बैठी नरसिम्हा राव सरकार पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ उतनी सख्ती नहीं दिखा रही जितनी दिखानी चाहिए। जनवरी 1993 में एक घटना ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया। एक बहरी और गूंगी लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप सीपीआईएम से जुड़े एक व्यक्ति पर लगा था, लेकिन ममता का आरोप था कि पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। इसी के विरोध में ममता सीधे मुख्यमंत्री ज्योति बसु के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गई। वह लगातार न्याय की मांग कर रही थी। कुछ देर बाद पुलिस ने प्रदर्शन हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। आरोप लगा कि पुलिस ने ममता के साथ धक्का मुक्की की, बाल पकड़कर घसीटा और हिरासत में ले लिया। यह सब देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे। देर रात उन्हें छोड़ा गया, लेकिन इस घटना ने ममता के भीतर गुस्सा और बढ़ा दिया। अब उन्हें लगने लगा था कि कांग्रेस के कई स्थानीय नेता वास्तव में लेफ्ट फ्रंट से लड़ना ही नहीं चाहते। उन्होंने खुलकर आरोप लगाए कि जो लोग जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है जिनकी छवि खराब है। ममता के लिए यह सिर्फ पार्टी के भीतर मतभेद नहीं रह गया था, यह अब उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ भी लड़ाई बनती जा रही थी। पश्चिम बंगाल में टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने जिस तरह खुलकर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला बोला, उससे दिल्ली तक बेचैनी फैल गई। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बातचीत हुई, भरोसे दिए गए, लेकिन ममता को लग रहा था कि सिर्फ बातें हो रही हैं, बदलाव कुछ नहीं। करीब 36 घंटे तक चली खींचतान के बाद जब उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, तो उसमें वही नाम थे जिनका ममता लगातार विरोध कर रही थी। यह देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने खुले तौर पर नाराजगी जताई और यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाएगी तो वह खुद को नुकसान पहुंचा लेंगी। इस बयान ने कांग्रेस के भीतर हड़कंप मचा दिया। कुछ ही घंटों में पार्टी को अपनी सूची में बदलाव करना पड़ा और एक उम्मीदवार का नाम हटाना पड़ा। यह पहली बार था जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व को खुलकर दबाव में ला दिया था। लेकिन हालात यही नहीं रुके। 1996 में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बांटे जा रहे थे। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के घर पर लगातार बैठकें चल रही थी।
और प्रणब मुखर्जी भी टिकट वितरण में अहम भूमिका निभा रहे थे। इसी दौरान ममता को घंटों तक बाहर इंतजार करना पड़ा। यह बात उन्हें अंदर तक चुभ गई। उन्हें महसूस होने लगा कि पार्टी के भीतर उनके समर्थकों को जानबूझकर किनारे किया जा रहा है। जब उम्मीदवारों की सूची सामने आई तो उनका शक और गहरा हो गया। उनके ज्यादातर समर्थकों को टिकट नहीं मिला। इसके बावजूद ममता ने हार नहीं मानी। अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगभग खुला विद्रोह करने के बाद भी वह दक्षिण कोलकाता सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी। जनता के बीच उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि पार्टी के अंदर की लड़ाई का उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। नतीजे आए तो उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। उधर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस खुद भी कमजोर दौर से गुजर रही थी। यह पहला मौका था जब पार्टी गांधी नेहरू परिवार के सीधे नेतृत्व के बिना चुनाव लड़ रही थी। संगठन के भीतर गुटबाजी बढ़ती जा रही थी। हर जगह खींचतान थी। कौन जिला संभालेगा, किसे टिकट मिलेगा, कौन ब्लॉक का नेता बनेगा, इन सब बातों ने पार्टी को भीतर से कमजोर करना शुरू कर दिया था। पश्चिम बंगाल में भी यही हाल था। ममता को लगने लगा कि कांग्रेस धीरे धीरे जमीन से कट रही है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के भीतर अपना अलग गुट बनाना शुरू किया। इस गुट का नाम रखा गया तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल यानी जमीनी स्तर। ममता अपने भाषणों में बार बार कहती, असली ताकत जनता में होती है, बंद कमरों में बैठने वालों में नहीं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर आया 1997। पश्चिम बंगाल कांग्रेस संगठन में 416 पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। लेकिन जब सूची जारी हुई तो तृणमूल कांग्रेस खेमे के एक भी नेता को जगह नहीं मिली। यह ममता के लिए साफ संदेश था कि पार्टी अब उन्हें और उनके समर्थकों को पूरी तरह अलग करना चाहती है। इसके बाद उन्होंने खुलकर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब समझ चुकी है कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट सरकार को हटाने की ताकत नहीं बची है। इसके बाद 23 मार्च 1997 को शहीद दिवस पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में विशाल रैली की। वहां 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़कों पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ममता ममता। यह सिर्फ रैली नहीं थी बल्कि कांग्रेस नेतृत्व को सीधी चुनौती थी। उसी मंच से ममता ने ऐलान किया कि 9 अगस्त 1997 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इससे भी बड़ी सभा की जाएगी। उन्होंने यह तारीख बहुत सोच समझकर चुनी थी। उसी समय 8 से 10 अगस्त के बीच कोलकाता में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना था, जहां सोनिया गांधी को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराने की तैयारी चल रही थी। कांग्रेस नेतृत्व को डर था कि ममता की रैली पूरे कार्यक्रम पर भारी पड़ सकती है। पार्टी की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश की गई। कहा गया, अगर तुम इतनी बड़ी रैली करोगी तो इसे सोनिया गांधी का अपमान माना जाएगा। लेकिन ममता झुकने को तैयार नहीं थी। उन्होंने साफ कहा, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, लड़ाई उन नेताओं से है जो जमीन की राजनीति खत्म कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनिया गांधी को भी अपनी रैली में आने का न्योता दे दिया। यह साफ संकेत था कि ममता बनर्जी अब सिर्फ कांग्रेस के भीतर विरोध करने वाली नेता नहीं रही, वह अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। आखिरकार 9 अगस्त 1997 का वह दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार सिर्फ ममता बनर्जी के समर्थक ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिम बंगाल कर रहा था। कोलकाता का मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जिसे बरसों से लेफ्ट फ्रंट की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, उस दिन बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। आमतौर पर इस मैदान पर लाल झंडों का कब्जा रहता था और यहां उतनी ही भीड़ दिखाई देती थी जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां जुटाती थीं। दूसरी पार्टियों के लिए इस मैदान में शक्ति प्रदर्शन करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन उस दिन तस्वीर बदल चुकी थी। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ इंसानों का समंदर दिखाई दे रहा था। लाखों लोग ममता बनर्जी को सुनने पहुंचे थे। अनुमान लगाया गया कि करीब 3 लाख से ज्यादा लोग उस रैली में मौजूद थे। यह सिर्फ भीड़ नहीं थी बल्कि बंगाल की राजनीति को दिया गया साफ संदेश था कि अब मैदान में एक नई ताकत उतर चुकी है। जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर पहुंची, पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। ममता दीदी जिंदाबाद की आवाज लगातार हवा में तैर रही थी। लोग हाथ हिला रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और मंच की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ममता ने हमेशा की तरह बेहद साधारण अंदाज में भीड़ का अभिवादन किया, लेकिन उस दिन उनकी आवाज में अलग ही आत्मविश्वास था। इसी ऐतिहासिक रैली में उन्होंने अपने नए समानांतर राजनीतिक मंच का ऐलान किया। नाम रखा गया तृणमूल कांग्रेस कमेटी। यह सिर्फ एक संगठन का नाम नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि अब राजनीति बंद कमरों में नहीं बल्कि जमीन से तय होगी।
अपने भाषण के दौरान ममता ने कांग्रेस नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, इंदिरा जी नहीं रही, राजीव जी भी चले गए, अब कांग्रेस में बचा क्या है? इतना सुनते ही मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। साफ दिखाई दे रहा था कि उनका गुस्सा अब सिर्फ बंगाल कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा, अब वह सीधे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रही थी। उसी दौर में ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी से मांग की थी कि उन्हें पार्टी की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन केसरी इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद ममता ने मंच से ही एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नवंबर में तृणमूल कांग्रेस कमेटी राज्य भर में बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी और दिसंबर में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में फिर एक विशाल रैली होगी, जहां 20 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा जाएगा। यह सुनकर समर्थकों का उत्साह और बढ़ गया। उस समय राजनीतिक गलियारों में लगातार यह चर्चा चल रही थी कि ममता अब कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाली है। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि 9 अगस्त की इस विशाल रैली में उन्होंने कहीं भी साफ तौर पर कांग्रेस से अलग होने की घोषणा नहीं की। अपने भाषण में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक का उदाहरण दिया, जो कभी कांग्रेस के भीतर से निकला एक धड़ा था। इससे यह संकेत गया कि शायद ममता अभी भी कांग्रेस के अंदर रहकर बदलाव लाना चाहती है, बाहर निकलकर नहीं। असल में उस वक्त ममता की सोच कुछ और बड़ी थी। वह चाहती थी कि पश्चिम बंगाल की जितनी भी एंटी सीपीएम ताकतें हैं, उन्हें एक मंच पर लाया जाए। लेकिन कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर गहरे मतभेद थे। प्रणब मुखर्जी का खेमा इस दिशा में ज्यादा उत्साहित नहीं था। दूसरी तरफ सेकुलर राजनीति का मुद्दा उठाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि भाजपा जैसी पार्टी को ऐसे किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सांप्रदायिकता बड़ा सवाल है। उधर कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में भी हलचल तेज हो चुकी थी। पार्टी के भीतर ही सीताराम केसरी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। कई वरिष्ठ नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आएं और कांग्रेस की कमान संभालें। ममता बनर्जी भी उन्हीं नेताओं में शामिल थी। उनके समर्थक खुलेआम नारे लगाने लगे थे, केसरी भगाओ, कांग्रेस बचाओ और सोनिया लाओ, देश बचाओ। जब सीताराम केसरी ने ममता को समझाने की कोशिश की और भावुक होकर कहा कि वह उन्हें अपनी बेटी मानते हैं, तब ममता ने बेहद तीखे अंदाज में जवाब मेरे दिया। पिता पहले से हैं, मुझे दूसरे पिता की जरूरत नहीं है। यह बयान कांग्रेस के भीतर आग की तरह फैल गया। अब साफ हो चुका था कि ममता किसी दबाव में झुकने वाली नहीं है। इसी दौरान ममता कई बार सोनिया गांधी से मिलने उनके घर भी पहुंची। उन मुलाकातों में वह लगातार सोनिया गांधी से सक्रिय राजनीति में आने की अपील करती रही। ममता का मानना था कि राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस के भीतर एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। उन्होंने सोनिया से कहा, राजीव जी के बाद पार्टी में वैक्यूम आ गया है। कार्यकर्ताओं का आपके परिवार से भावनात्मक रिश्ता है। अगर आप आगे नहीं आएंगी तो कांग्रेस टूट जाएगी। लेकिन सोनिया गांधी उस समय राजनीति में पूरी तरह आने को लेकर सहज नहीं थी। उन्होंने ममता से साफ कहा कि उनके विदेशी मूल का मुद्दा बार बार उठाया जाएगा और शायद सभी लोग उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। सोनिया ने कहा, मैं विदेशी हूं, हर कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इसके बावजूद उस दौर में ममता और सोनिया गांधी के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते थे। ममता ने बंगाल कांग्रेस के भीतर चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए भी सोनिया गांधी से मदद मांगी। सोनिया खुद भी नहीं चाहती थी कि ममता पार्टी छोड़े। इसी वजह से उन्होंने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी ऑस्कर फर्नांडिस को निर्देश दिया कि ममता की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन बंगाल कांग्रेस के भीतर की खींचतान अब इतनी बढ़ चुकी थी कि हालात संभालना मुश्किल होता जा रहा था। अब मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां या तो रिश्ते बच सकते थे या हमेशा के लिए टूट सकते थे। तनाव लगातार बढ़ रहा था, इसलिए समझौते की कोशिश शुरू हुई। ऑस्कर फर्नांडिस ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर एक ड्राफ्ट तैयार कराया। इस प्रस्ताव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात रखी गई। साथ ही यह भी तय हुआ कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में उनकी बड़ी भूमिका होगी और वह लगभग 50% उम्मीदवार तय कर सकेंगी। सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि ममता अलग रास्ता चुने। उन्होंने सीताराम केसरी पर दबाव बनाया कि किसी भी हालत में ममता को पार्टी में रोका जाए। आखिरकार केसरी इस ड्राफ्ट पर मान गए। माहौल ऐसा बनने लगा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा।
कांग्रेस और ममता के बीच महीनों से चल रहा टकराव खत्म हो सकता था। ऑनेस्कर फर्नांडिस ने खुद ममता को भरोसा दिलाया कि समझौते की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक कर दी जाएगी। 21 दिसंबर को सीताराम केसरी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार समिति की कन्वीनर होंगी। लेकिन इसके तुरंत बाद पूरा मामला फिर बदल गया। जिस मुद्दे पर सबसे बड़ा समझौता हुआ था, यानी उम्मीदवारों के चयन में ममता की भूमिका, उससे केसरी पीछे हट गए। उन्होंने साफ कहा कि ममता सिर्फ प्रचार संभालेंगी, टिकट बांटने में उनका कोई दखल नहीं होगा। यह सुनते ही ममता समझ गईं कि पार्टी नेतृत्व अब उन पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। उधर कांग्रेस के भीतर भी चर्चा तेज हो चुकी थी कि ममता को पार्टी से बाहर किया जा सकता है। दोनों तरफ अविश्वास इतना बढ़ चुका था कि साथ रहना लगभग नामुमकिन लगने लगा था। आखिरकार ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। माहौल बेहद गर्म था। पत्रकारों की भारी भीड़ मौजूद थी। हर किसी को इंतजार था कि अब ममता क्या फैसला लेंगी। फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि आने वाला लोकसभा चुनाव वह तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले लड़ेंगी। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल ही रही थी कि उसी दौरान ममता को खबर मिली कि कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। ममता ने इसके लिए सीधे सीताराम केसरी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उनके करीबी नेताओं का मानना था कि पर्दे के पीछे असली भूमिका प्रणब मुखर्जी की थी। इसके साथ ही कांग्रेस और ममता बनर्जी का रिश्ता आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। फिर आया 1 जनवरी 1998 का दिन। इसी दिन तृणमूल कांग्रेस को अलग राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला और उसे अपना चुनाव चिन्ह भी मिल गया। यह ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ था। अब वह सिर्फ कांग्रेस की बागी नेता नहीं थी, बल्कि अपनी खुद की पार्टी की मुखिया बन चुकी थी। दिलचस्प बात यह थी कि अलग पार्टी बनाने के बाद भी ममता सोनिया गांधी के प्रति सम्मान जताती रही। वह अक्सर कहती थीं कि अगर कोई उन्हें रोक सकता है तो सिर्फ सोनिया गांधी। उनका मानना था कि नेहरू गांधी परिवार ने देश और कांग्रेस के लिए बलिदान दिया है, लेकिन साथ ही वह यह भी साफ कर चुकी थीं कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। नई पार्टी बनने के बाद ममता ने तेजी से नए राजनीतिक समीकरण बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने सेव बंगाल फ्रंट नाम का मंच तैयार किया और पहली बार खुलकर कहा कि भाजपा को अछूत मानना सही नहीं है। यह बयान उस दौर में काफी बड़ा माना गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की मौजूदगी लगभग ना के बराबर थी। दूसरी तरफ भाजपा भी लंबे समय से बंगाल में मजबूत सहयोगी की तलाश कर रही थी। ऐसे में ममता का साथ उसे बड़ा मौका लग रहा था। फिर 1998 का लोकसभा चुनाव आया और तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। यह समझौता दोनों दलों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति में पहचान मिली और भाजपा को बंगाल में जमीन तैयार करने का मौका। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जब नतीजे आए तो नई पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली। भाजपा भी 1 सीट जीतने में सफल रही। दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत बेहद खराब रही और उसे सिर्फ 1 सीट मिली। इन परिणामों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति की तस्वीर बदल दी। अब यह साफ हो चुका था कि ममता बनर्जी को कांग्रेस से निकालना पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक बन चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली की राजनीति में भी बड़ा बदलाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली और देश के प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी इस सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। यह कदम आसान नहीं था, क्योंकि बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक बेहद अहम माना जाता था और भाजपा के साथ जाने से उसके दूर होने का खतरा था। लेकिन ममता पीछे नहीं हटी। वह कहती थीं कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, लेकिन वह खुद सेकुलरिज्म में भरोसा करती है। कई बार वह यह भी कहती कि देश में कुछ लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। सिर्फ 13 महीने बाद सरकार गिर गई और देश में दोबारा चुनाव कराने पड़े। 1999 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। खुद ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार दक्षिण कोलकाता सीट से जीत हासिल की। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के नेतृत्व वाले
एनडीए गठबंधन को 270 सीटें मिली और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस जीत के बाद ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन में एक और ऐतिहासिक पल आया। उन्हें देश की पहली महिला रेल मंत्री बनाया गया। साधारण सफेद सूती साड़ी पहनने वाली बंगाल की वही जुझारू नेता अब देश के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक संभाल रही थी। लेकिन पद मिलने के बाद भी उनका अंदाज नहीं बदला। वह खुद को आम लोगों की नेता बताती रही और लगातार जनता से जुड़ी राजनीति करती रही। फिर 2001 में हालात अचानक बदल गए। तहलका मैगजीन के स्टिंग ऑपरेशन ने देश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इस स्टिंग में भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पर रक्षा सौदों में रिश्वत लेने के आरोप लगे। विवाद बढ़ते ही तृणमूल कांग्रेस ने एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। भाजपा से दूरी बनाते हुए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन यह रणनीति सफल नहीं हुई। 2001 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 8वीं बार सत्ता पर कब्जा कर लिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य और लेफ्ट फ्रंट की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई थी। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 86 सीटें मिली। हार के बाद ममता ने चुनाव में धांधली, भाजपा की बदले की राजनीति और चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति कभी सीधी रेखा में चलने वाली नहीं रही। उनके फैसले अक्सर लोगों को चौंका देते थे। सितंबर 2003 में उन्होंने एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कुछ समय पहले एनडीए से दूरी बनाने वाली ममता अचानक फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के खेमे में लौट आई। यह उनके करियर का एक और बड़ा यू टर्न था। शुरुआत में उन्हें बिना किसी विभाग के मंत्री बनाया गया, लेकिन जनवरी 2004 में उन्हें कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उस दौर में ममता खुलकर अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करती थी। वह अक्सर कहती, वाजपेयी जी देश को संभालना जानते हैं। लेकिन उसी समय देश का माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ था। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर भाजपा और खासतौर पर गुजरात सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पूरे देश में बहस चल रही थी। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने 2004 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ने का फैसला किया। मगर इस बार जनता का मूड बदल चुका था। जब चुनाव परिणाम सामने आए तो तृणमूल कांग्रेस लगभग साफ हो गई। पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली और वह सीट खुद ममता बनर्जी की थी। बाकी सभी उम्मीदवार हार चुके थे। यह ममता के लिए बड़ा झटका था। फिर भी उन्होंने भाजपा का साथ तुरंत नहीं छोड़ा। 2006 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार हालत और खराब हो गई। पार्टी की सीटें घटकर सिर्फ 30 रह गईं। 2001 में जहां तृणमूल कांग्रेस ने 60 सीटें जीती थीं, वहीं अब उसकी ताकत आधी हो चुकी थी। यह ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का बेहद कठिन समय था। दिल्ली में संसद के भीतर वह लगभग अकेली पड़ गई थी और बंगाल में उनकी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही थी। लेकिन राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यही होती है कि कई बार सबसे बड़ी वापसी सबसे बुरे दौर के बाद आती है। 2006 में रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाने की घोषणा की। इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इस प्रोजेक्ट को राज्य में लाना चाहते थे। इसके लिए हुगली जिले के सिंगूर इलाके में करीब 1000 एकड़ जमीन टाटा कंपनी को देने का फैसला लिया गया। लेकिन जमीन अधिग्रहण शुरू होते ही माहौल बदल गया। हजारों किसान अपनी जमीन देने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गांवों में बेचैनी बढ़ने लगी। कई लोगों को डर था कि उनकी खेती, उनका घर और उनकी जिंदगी सब छिन जाएगा। इसी मौके पर ममता बनर्जी ने आंदोलन का समर्थन कर दिया। वह किसानों के बीच पहुंची, धरनों में बैठी और फिर भूख हड़ताल तक शुरू कर दी। धीरे धीरे सिंगूर का आंदोलन सिर्फ जमीन का मामला नहीं रहा। यह पूरे बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। ममता के इस आंदोलन को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों का समर्थन भी मिलने लगा। मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय और महाश्वेता देवी जैसे बड़े नाम खुलकर उनके साथ आ गए। आंदोलन तेजी से फैलने लगा। दूसरी तरफ लेफ्ट फ्रंट सरकार इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कई जगह हिंसा भी हुई और लोगों की जान तक चली गई। 18 दिसंबर 2006 की सुबह ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई थी। तभी उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरे आंदोलन को झकझोर दिया। आंदोलन में शामिल कार्यकर्ता तापसी मलिक की हत्या कर दी गई थी। खबर मिलते ही माहौल भारी हो गया।
ममता ने बेहद भावुक होकर एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि पिछली रात तक तापसी उनके साथ धरने में बैठी थी और अब सुबह उसकी लाश मिली है। आरोप लगाया गया कि उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने तुरंत सीबीआई जांच की मांग उठाई। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार जांच के आदेश देने पड़े। लेकिन दूसरी तरफ सीपीआईएम नेताओं के कुछ बयानों ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। तापसी मलिक की मौत ने सिंगूर आंदोलन को और ज्यादा भावनात्मक और उग्र बना दिया। अब यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि लोगों को लगने लगा था कि सत्ता उनकी आवाज दबाने पर उतर आई है। फिर कुछ ही महीनों बाद एक और ऐसी घटना हुई जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग हुई। वहां सरकार पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी पीसीपीआईआर प्रोजेक्ट लाना चाहती थी। इसके लिए किसानों की जमीन ली जानी थी और स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। विरोध बढ़ता गया और 14 मार्च का दिन हिंसा में बदल गया। आरोप लगे कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निर्देश पर करीब 2500 पुलिसकर्मी नंदीग्राम में दाखिल हुए। वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी गईं। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका चीख पुकार से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। महिलाएं रो रही थीं। गांवों में दहशत फैल गई। यह घटना सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली थी। नंदीग्राम फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई। देखते ही देखते यह मामला पूरे राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। गांवों में गुस्सा था, शहरों में बहस थी और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। ममता बनर्जी ने तुरंत इस मुद्दे को अपने आंदोलन का केंद्र बना लिया। उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी उन औद्योगिक इलाकों का खुलकर विरोध शुरू कर दिया जहां बड़ी कंपनियों के लिए किसानों की जमीन ली जा रही थी। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनने लगी कि लेफ्ट फ्रंट के पुराने समर्थक भी ममता बनर्जी के साथ आने लगे। बहुत से वामपंथी कार्यकर्ताओं को यह बात खटक रही थी कि मजदूरों और किसानों की राजनीति करने वाली सरकार अब बड़ी कंपनियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इसी वजह से एसयूसीआई जैसी कट्टर वामपंथी पार्टी ने भी लेफ्ट फ्रंट से दूरी बनाकर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करना शुरू कर दिया। यह ममता की राजनीति की बड़ी जीत थी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियों से वही मुद्दे छीन लिए जिनके दम पर वे दशकों तक सत्ता में बनी रही थी। अब बंगाल की राजनीति तेजी से बदल रही थी। लेफ्ट फ्रंट की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक बड़े जननेता के तौर पर उभर रही थी। जून 2008 में पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और सिंगूर में पंचायत चुनाव हुए। इन चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि यह साफ संकेत था कि सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन जनता के दिलों तक पहुंच चुके हैं। ममता अब फैक्ट्रियों के बाहर जाकर धरने देने लगी थी। वह किसानों के बीच बैठती, उनकी समस्याएं सुनती और लगातार सरकार पर हमला बोलती। दूसरी तरफ हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके थे कि कई बार उन्हें नंदीग्राम जाने से रोकने की कोशिश की गई। आरोप लगे कि सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर बम फेंके, गोलियां चलाईं और रास्ते बंद कर दिए। लेकिन हर बार ममता किसी न किसी तरह वहां पहुंच ही जाती। यही वजह थी कि लोगों के बीच उनकी छवि लगातार मजबूत होती गई। लोगों को लगने लगा था कि यह महिला डरना जानती ही नहीं। फिर अक्टूबर 2008 में एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश का ध्यान बंगाल की तरफ खींच लिया। रतन टाटा ने घोषणा कर दी कि नैनो प्लांट सिंगूर से हटाया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी के आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया। इस फैसले के बाद पूरे देश में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि बंगाल से उद्योग भाग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हजारों किसान ममता के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन ने ममता बनर्जी की पूरी छवि बदल दी थी। कुछ साल पहले तक जो नेता अपनी पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, वही अब पूरे पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज बन चुकी थी। इन आंदोलनों ने तृणमूल कांग्रेस को नई पहचान दी। अब यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि किसानों, मजदूरों और आम लोगों के संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। ममता बनर्जी का नाम अब गांव-गांव तक पहुंच चुका था। लोगों को लगने लगा था कि अगर कोई लेफ्ट फ्रंट के लंबे शासन को चुनौती दे सकता है, तो वह सिर्फ ममता है। उधर लेफ्ट फ्रंट के भीतर भी बेचैनी बढ़ रही थी। पहली बार उन्हें अपनी सत्ता खतरे में दिखाई देने लगी थी। फिर आया 2011 का विधानसभा चुनाव। यह सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं था,
यह पश्चिम बंगाल की राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। पूरे राज्य में जबरदस्त मुकाबला था। एक तरफ 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का गठबंधन। चुनाव प्रचार के दौरान ममता लगातार एक ही बात दोहराती थी, परिवर्तन चाहिए। धीरे धीरे यह नारा पूरे बंगाल की आवाज बन गया। जब नतीजे आए तो इतिहास बदल चुका था। 294 सीटों वाली विधानसभा में ममता बनर्जी के गठबंधन ने 227 सीटें जीत ली। अकेले तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें मिली, जबकि सहयोगी कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की। 34 साल से सत्ता में बैठी लेफ्ट फ्रंट सरकार आखिरकार हार चुकी थी। कोलकाता की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। ढोल बज रहे थे, कार्यकर्ता नाच रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, दीदी दीदी। उसी जीत के साथ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। साधारण सफेद सूती साड़ी पहनने वाली, संघर्षों में पली बढ़ी वह लड़की अब बंगाल की सबसे ताकतवर नेता बन चुकी थी। शपथ ग्रहण समारोह में जब ममता बनर्जी ने ईश्वर के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ ली, तब वह सिर्फ एक राजनीतिक जीत का पल नहीं था। वह उन तमाम संघर्षों का नतीजा था जो सड़कों, धरणों, आंदोलनों और लगातार लड़ाइयों से होकर यहां तक पहुंचे थे। एक साधारण परिवार की लड़की ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का पूरा इतिहास बदल दिया था। और शायद राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई भी यही है। कई बार सबसे ताकतवर कहानियां सत्ता के आलीशान कमरों से नहीं, बल्कि संघर्ष से भरी सड़कों से निकलती हैं। अगर आपको ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई राजनीतिक कहानियां पसंद है तो चैनल रिवीलिंग आइज को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां सिर्फ खबरें नहीं सुनाई जाती, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपी पूरी राजनीति और पूरा सच सामने लाया जाता है।